आज का जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कन्वर्जन ऑफ द कंडोमिनियम इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक में हमको ये जानना है क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। एमसीएस एक्ट के अब भी लेटेस्ट अमेंडमेंट भी उसमें कुछ हुए हैं, तो मैं ब्रीफली हमको बोलेंगे। हमारा एक सेशन जैसे होगा कि हमको एक आई विल जस्ट इंस्ट्रक्ट आपको एक 20 से 25 मिनट का मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा, आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम लोग 20 एक मिनट हमारा डिस्कशन होगा, क्वेश्चन शुरू करेंगे। मिस्टर जो हमारे शर्मा जी है वो भी किधर काम में भी अटके हैं, तो सो दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वेबिनार। तो जस्ट स्टार्ट। आपका कुछ भी क्वेश्चन है जस्ट राइट नोट डाउन आप करके रखिए, बाद में आप पूछ सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। तो आपको हाउसिंग सोसाइटी का मतलब मालूम होगा, और सबको मालूम है ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है या किधर बननी है बनानी है, किसी के आजू बाजू में रिलेटिव में रहता है। क्योंकि बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट में जो हिसाब से हो रही है, तो वो हिसाब से सोसाइटी बनाना बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मतलब ये क्या होता है कि एक एसोसिएशन बनानी है। हमारी रजिस्टर्ड एक एसोसिएशन होती है, एक सोसाइटी होती है। उसमें एक मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ फॉर्मिंग ऑफ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ लीगल फॉर्म्ड बाय अ फ्लैट परचेज बॉडी which is a formed by flat purchaser or property owners for the purpose of managing, maintaining and administrating their property collectively. The registration of the society gives the members and a democratic platform to manage the affairs of the building and protect their rights. It means that कि आपको ये फॉर्मेशन करना है कि आपके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आपको एक रजिस्टर्ड बॉडी मिल जाएगी। और हमको एक कभी भी क्या होता है कि हम लोग बहुत एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, तो 10 लोगों के लिए अगर कुछ करस्पॉन्डेंस करना है, उनको कुछ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए लीगल। तो उसी के लिए लीगल प्लेटफॉर्म के लिए हमको ये बॉडी रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। और ये रजिस्टर्ड बॉडी होती है एमसीएस एक्ट 1960 के अंडर होती है, जो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देती है, उसके बेनिफिट्स होते हैं। और अभी जो एक्ट भी उसमें अभी रूल्स उसमें कुछ रिफ्रेम हुए हैं, तो वो भी आपको मैं शॉर्ट में बाद में बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का मकसद जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती है, एक समझना बहुत जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ हमको रजिस्टर्ड बॉडी ही नहीं बनानी है, तो दूसरा एक है कि मेंबर्स का भी इसमें वेलफेयर होना है। कि उसका मीनिंग है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेट करना है एक दूसरे को। लेकिन हमने देखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कम कोऑपरेशन होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार में, ज्वाइंट रजिस्ट्रार में या डीडीआर में हाउसिंग सोसाइटीज के बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कोऑपरेशन बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन ऐसा ये थोड़ा हमको समझना भी जरूरी है क्यों हो रहा है, उसके रूल सबको मालूम होना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, सोसाइटी ऑफिस बेरर्स होते हैं, मैनेजिंग कमेटी रहते हैं, बहुत गलत तरीके से वो फंक्शनिंग करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसका बहुत ही तकलीफ अदर मेंबर्स को होता है। फिर ये इश्यूज शुरू होते हैं। तो हमको बेस समझ लेते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी बननी क्यों चाहिए और उसका अहमियत क्या होती है। आपको एक समझने मैं आपको बोलूंगा, सोसाइटी फॉर्म होना इसलिए जरूरत है कि आपको वो एक लीगल एंटिटी देता है और वो परपेचुअल सक्सेशन होता है। सोसाइटी कभी भी मेंबर्स के हिसाब से बनती है या एंड होता है या टर्मिनेट होती है, वैसा नहीं। एक बार सोसाइटी बनती है तो ऑफिस बेरर आपके बदलते जाएंगे, नई कमिटी आएगी, नए लोग शामिल हो गए, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी कमिट सोसाइटी कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है, नाम भी आपका चेंज नहीं होता है। बहुत बार लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये हमारी रीडेवलपमेंट अभी सोसाइटी हुई है, तो अभी हमारी नई सोसाइटी बनेगी क्या। तो एक चीज समझिए, रीडेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, सोसाइटी आपकी एक ही होती है। वो एंड तक आपको एक ही सोसाइटी के नाम से आपको चलाना होता है। सब्जेक्ट अगर सोसाइटी का ऑफिशियली नेम आप चेंज नहीं करते हो, तब तक आपका नेम चेंज नहीं होगा सोसाइटी का। जब भी रीडेवलपमेंट होता है, बहुत बार अक्सर डेवलपर क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हमारे सोसाइटी का नाम है, और सोसाइटी फॉर्म रीडेवलपमेंट में जाती है और बिल्डिंग का नाम हो जाता है क्लासिक हाइट्स या कुछ भी XYZ, कुछ भी अलग नाम हो जाता है। आपके बिल्डिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोसाइटी का नाम कोई भी डेवलपर को, इनफैक्ट सोसाइटी को भी बदलने के अधिकार नहीं होते हैं। सोसाइटी क्या होते हैं कि सोसाइटी अनेबल्स टू ओन एंड मैनेज द कॉमन एरियाज एंड एम्यूनिटी। सोसाइटी का अहमियत दूसरा ये भी होता है कि हमको सोसाइटी क्यों बनानी जरूरी होती है कि बहुत बार सोसाइटी के यानी बिल्डिंग के हमारे लेआउट में गार्डन होता है, क्लब एरिया होता है, इतर अदर अम्यूनिटीज होती है।
तो ये सब चीज मेंटेन करने के लिए कोई रजिस्टर्ड बॉडी एक कैलकुलेटिव होना चाहिए। उसी के लिए हम ये सोसाइटी का फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी समझते हैं और होना चाहिए। उसके बाद और सबसे बहुत बड़ा इसका एडवांटेज होता है या एक हक होता है हर एक मेंबर का कि सोसाइटी होने के बाद यू विल बी एंटाइटल फॉर दी कन्वेंस। तो जैसे ही सोसाइटी होती है, तो इसमें मैं थोड़ा मोफा का प्रोविजन बोल बताना चाहूंगा। मोफा के प्रोविजन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सोसाइटी बनने के लिए जैसे ही बिल्डिंग पूरी होती है, आपको विद इन 4 मंथ आपको सोसाइटी बनानी चाहिए। ये प्रमोटर का यानी डेवलपर का ऑब्लिगेशन होता है। उसके बाद जब भी आपके 4 महीने हो जाते हैं सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद आपको विद इन 4 मंथ आपको कन्वेंस भी देना है। तो कन्वेंस यानी आपको हक भी मिलते हैं, लैंड के राइट भी मिलते हैं। इट मीन दैट आपको सोसाइटी भी बना के मिलती है और सोसाइटी के साथ उसका कन्वेंस भी आने की मोफा में क्लियर प्रोविजन है। मैं अभी लेमैन के और नॉर्मल लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि हर मेंबर्स को, हर एक पार्टिसिपेंट को समझना चाहिए। अदरवाइज वो थोड़ा आपको डेफिनेशन और ये समझाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट या थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, इसलिए मैं एकदम लेमैन में कुछ बताना चाहता हूँ। अभी इसके बाद दूसरा क्या होता है कि आपको सोसाइटी होने के बाद एक मैनेजिंग कमेटी मिलती है जो इलेक्टेड होती है। अभी इलेक्शन के भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी आपकी ट्रांसपेरेंटली सोसाइटी थ्रू आउट चला सकती है। सोसाइटी चलाने के बाद आपके राइट्स एंड इंटरेस्ट जो फ्लैट ओनर्स के रहते हैं वो भी उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सोसाइटी नहीं होने के कारण डेवलपर आप फिर से सोसाइटी में एंटर करते हैं, कुछ एफएसआई या टीडीआर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, ओपन स्पेस में बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास सोसाइटी है तो आपके सोसाइटी के थ्रू आप उसका डिफेंस ले सकते हो, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और उसमें आपको कोर्ट में भी जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि ये हम सोसाइटी रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड सोसाइटी होने के बाद डेवलपर आपके सम्मति के बिना, आपके परमिशन के बिना कुछ भी सोसाइटी के प्रेमाइसेस में नहीं कर सकते। तो इसलिए भी सोसाइटी का बनाना या रजिस्टर्ड करना बहुत ही जरूरी होते हैं। सोसाइटी एम्पावर द अंडरटेक रीडेवलपमेंट, आप लोन ले सकते हो। बहुत सारी चीजें सोसाइटी होने के बाद होती है। अभी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक जो है वो आपको मॉर्गेज लोन भी देती है, सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड होगी, आपका कन्वेंस होगा तो। उसके बाद आप उस खुद भी रीडेवलपमेंट कर सकते हो या सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो या बिल्डर को अपॉइंट करके डेवलपर डेवलपमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी होने के कारण आपको एक प्रॉपरली लेजिटिमेट राइट्स मिलता है, जो मैनेजिंग कमेटी को बिल रेज कर सकते हो आप मेंबर्स को, और वो बिल से आप मेंटेनेंस रिकवर कर सकते हो। अभी बहुत बार हम देखते हैं हर एक सोसाइटी में आजकल बहुत सारा इशू आ रहा है कि रिकवरी ऑफ ड्यूज का बहुत एक तकलीफ आ रहा है। तो रिकवरी ऑफ जो ड्यूज होते हैं वो अंडर सेक्शन 154 भी एमसीएस एक्ट में जो अभी प्रोविजन है उसमें भी अमेंडमेंट आई है रूल में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो यू कैन डेफिनेटली रिकवर द ड्यूज फ्रॉम दी डेप्यूटी रजिस्ट्रार। आप रिकवरी का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और आपका रिकवरी का एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आप वो रिकवरी ऑफ ड्यूज ले सकते हो। मतलब वहां पे सर्टिफिकेट मिलेगा डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपको वो प्रोसेस करके सर्टिफिकेट देने का यू कैन रिकवर फ्रॉम दी रिकवरी ऑफिसर। इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है, मैं सेक्शन में डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ब्रीफ करूंगा। द इम्पोर्टेंट प्रोविजन अंडर मोफा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 11। सेक्शन 4 में जो है, जो सोसाइटीज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो कौन सी सोसाइटी एलिजिबिलिटी के रहती है? तो अगर जहां पर पगड़ी सिस्टम वाली बिल्डिंग है, या कहीं पर टेनेंसी की बिल्डिंग है, या कहीं पर टेम्पररी ट्रांजिट एकोमोडेशन है, तो वहां पर सोसाइटी नहीं बन सकती है। आपको सोसाइटी के बनने के लिए पहले तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हर मेंबर का ओनरशिप पे। महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट के अंडर आपका अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसका प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भरा हुआ होना चाहिए, और उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि सोसाइटी बनने के लिए आप हकदार हो। सेक्शन 6 में जो कंडीशंस लिखी हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बेसिक कंडीशन है कि उसका आईडी, सीसी, ओसी जो भी है वो बेसिक प्रोविजन, और वो हर बिल्डिंग की रहती है। आजकल बॉम्बे में अगर देखोगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आजकल विदाउट परमिशन होना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हर सोसाइटी में, हर बिल्डिंग की 90% परमिशन सब रहती है। हाँ, हमें भी ओसी नहीं आती है या कभी पेंडिंग रहते हैं, बट इवन दो यू कैन फॉर्म द सोसाइटी, एक चीज समझ में आना। फिर सेक्शन 8 में आपको एप्लीकेशन करना है सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए, या तो वो आप कॉपरेशन में कर सकते हो, नॉन कॉपरेशन। वहां पे दो बेसिक क्राइटेरिया है। कॉपरेशन मतलब जहाँ पे डेवलपर ही आपको सोसाइटी बना के दे सकता है,
या आप सोसाइटी मेंबर्स विद द कंसेंट ऑफ द डेवलपर आप सोसाइटी बना सकते हो। लेकिन आपको अगर डेवलपर कोऑपरेट नहीं करता है और आपको डेवलपर का कंसेंट नहीं मिलता है, देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली फॉर्म द सोसाइटी। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। जहां पे हमको अगर कॉपरेशन मिलता है तो वी कैन गो बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार, और डेप्यूटी सर के पास आपका एप्लीकेशन देके फॉर्म दे, उसका कंसेंट है वो देखे। तो आपको ये समझना है कि डेप्यूटी सर के पास आपको जाके आप इजीली सोसाइटी फॉर्म करा के ले सकते हो। लेकिन जब भी आपके पास अगर डेवलपर का कॉपरेशन नहीं है तो आपको डीडीआर में डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाना होता है। वहां पे आपको एक नॉन कॉपरेशन में एप्लीकेशन फाइल करना होता है। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल कंडक्ट द हियरिंग, और डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार जैसे ही हियरिंग कंडक्ट करता है, वो हियरिंग का कंक्लूजन जो भी है देख के फिर वो डेप्यूटी सर के पास फिर डायरेक्शन देके सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बोल सकते हैं। वहां पे भी ऑर्डर होता है डीडीआर में। डीडीआर के ऑर्डर लेके आप डेप्यूटी सर के पास जाते हो और आपका सोसाइटी फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा होता है। जो सोसाइटी फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट देते हैं वो अथॉरिटी रजिस्ट्रार को रहता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को। और डेप्यूटी रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 9 में जो सर्टिफिकेट इशू करता है। उसके बाद जो सेक्शन 11 है, इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड स्टेटस एज बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो सेक्शन 11 में आपको सोसाइटी बनने के पूरे फायदे, आपका बैंक अकाउंट रेगुलाइज हो सकता है, आपको बैंक में आपको नया अकाउंट भी खोल सकते हो। जैसे आपको जो अकाउंट जो सर्टिफाइड करके देती है मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट बैंक, ये दो बैंक हमारे सरकार ने सरकार के लिए असाइन की हुई है। उसके अलावा भी आपको कन्वीनियंट पर्पज अगर आपको बैंक खोलना है तो विद द रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी एंड जनरल बॉडी यू कैन डेफिनेटली ओपन account with the other nearest branch or convenient branch. In addition, the provision of the Maharashtra Corporation casts a statutory obligation upon the promoter to facilitate the formation and registration of the cooperative housing society within a prescribed time. अभी मैंने जो आपको ये प्रोसेस बोला है कैसे होता है, तो रजिस्ट्रेशन का मैंने सेक्शन 9 में जो प्रोसेस होता है कि जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन करते हैं डेप्यूटी सर वो देख के या तो अलाउ करके, उसका अगर उसमें नहीं होता है कुछ, उसमें डॉक्यूमेंट कंप्लायंसेस करने होते हैं, तो वो आपको लेटर देगा और बोलेगा कि आपको उसका कंप्लायंसेस करने हैं। ये पूरा प्रोसेस उनको 60 डेज में करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर वो आपको विद इन 60 डेज रिप्लाई नहीं देता है तो इट विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, ऐसे होता है। आपको ये समझना चाहिए आप जो डेट से एप्लीकेशन करते हो विद इन 60 डेज आपको उसका एडजुडिकेशन होना ही चाहिए, उसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यू हैव टू अप्रोच द रजिस्टर फॉर एनी डेफिशिएंसी। आपको चेक करनी है कुछ है या नहीं होगी, तो आपको उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा हमको सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद अगर होता है तो आपको वहां से सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर नहीं होता है तो आपको डीडीआर में जाके नॉन कॉपरेशन में आप एप्लीकेशन फाइल करके भी आपका सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। ये पूरा सोसाइटी एप्लीकेशन फाइल होने के पहले आपको एक चीज समझना है कि सोसाइटी फॉर्म होने का फर्स्ट स्टेप जो होता है आपको नेम रिजर्वेशन लेना होता है। नेम रिजर्वेशन जो लेना होता है मतलब आपको वो एक जो प्रिलिमिनरी और बेसिक रूल है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कि एक वार्ड में एक नाम की दो सोसाइटी नहीं हो सकती है। तो आपको पहले तो ये समझना जरूरी है, आप कोई भी सोसाइटी का नेम रिजर्वेशन या नेम अगर आपको कंफर्म करना चाहते हो तो आपको 2 3 4 5 ऑप्शन देने होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल श्री साई सावली ऐसा कुछ आपका नाम होगा तो श्री साई सावली, न्यू श्री साई सावली या ओनली साई सावली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉमन नाम बहुत होते हैं। तो इसके लिए आपको 2 3 ऑप्शन लेके ही जाना होता है। तो आपको फर्स्ट नेम रिजर्वेशन करना है। नेम रिजर्वेशन करना है और बैंक अकाउंट ओपन करने का आपको एक परमिशन लेना होता है जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपको देते हैं। ये प्रिलिमिनरी, सबसे पहले प्रिलिमिनरी परमिशन होता है। ये प्रिलिमिनरी परमिशन आपको इमीडिएटली डेप्यूटी रजिस्ट्रार से मिलता है। उसमें डेवलपर के कॉपरेशन की नॉन कॉपरेशन कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको चीफ प्रमोटर अमंग द मेंबर डिसाइड करना है। कोई भी 10 प्रमोटर ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। और इनिशियली आप प्रिलिमिनरी नेम रिजर्वेशन ले सकते हो। वो नेम रिजर्वेशन लेने के बाद यू कैन फॉर्म द सोसाइटी। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रपोजल फाइल कर सकते हो। अभी हम बहुत बार देखते हैं कि नेम रिजर्वेशन में इतनी सारी तकलीफें रहती है कि सबसे पहला आप नेम रिजर्वेशन लेने के टाइम पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि आपके सोसाइटी का नाम डालते हैं लेकिन एड्रेस में बहुत सारे लोग या बहुत सारे कंसल्टेंट है एडवोकेट भी मिस्टेक करते हैं। एड्रेस में आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपका पिन कोड एक प्रॉपर होना चाहिए। वो पिन कोड के हिसाब से आपके सोसाइटी के वार्ड डिसाइड होते हैं। आपका सीटीएस नंबर, आपका रोड,
आपका सर्वे नंबर, आपका विलेज, ये सब चीज प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कन्वेंस में जाते हो तो कभी सीटीएस नंबर आपने एड्रेस में गलती से डाला है 415 और एक्चुअल में आपका होगा 416, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सीटीएस नंबर और कन्वेंस डेट का सीटीएस नंबर अलग होता है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि सीटीएस नंबर या जो भी आपको डालना है 2 बार वेरीफाई करके डालिएगा। खाली वो एड्रेस नहीं होता है, वो आपके स्टैट्यूटरी उसका एड्रेस होता है सोसाइटी का। तो हमेशा सोसाइटी का एड्रेस जब भी आप नोट डाउन करोगे तो प्रॉपरली करना, विद द विलेज, ईस्ट वेस्ट, मुंबई नंबर, रोड, प्रॉपर सब चीज होना चाहिए। क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्रिंट होके आता है और वो ही फिर आपका लाइफ टाइम चलता है, उसमें फिर कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। वो चेंजेस करने के लिए फिर आपको कॉरिजेंडम निकालो या आपको अलग प्रोसेस होगा। तो इट इज बेटर कि आप पहले ही वो ध्यान देके आपका प्रोसेस प्रॉपरली कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं अभी बोल दूंगा, पहले हमारे यहाँ पे फ्लैट रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2500 रुपीज था। अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ गए हैं और अभी ये इफेक्ट फ्रॉम दी, आपका मैं बोलूंगा 18 जून 2026 से अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए नया अमेंडमेंट हुआ है। जो महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 4 जून 22/2026, ये अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आया, उनका अमेंडमेंट आया है रूल्स में। तो मैं बोलना चाहूंगा, अभी ये नॉर्मल जो सोसाइटी 2500 रुपीज करते थे, अभी वो 106C-3 उसके मुताबिक अभी नए रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे रिवाइज हुए। टेनेंट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 5000 है। टेनेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अप टू 25 मेंबर तक 2500। यूनिट्स फॉर अप टू 26 to 50 मेंबर्स 5000। अप टू 51 to 250 7500। और 250 मेंबर्स के अबव होगी तो 10,000 रुपीज। अदर हाउसिंग सोसाइटीज के लिए 5000 रुपीज है। और हाउसिंग सोसाइटीज बैकवर्ड क्लास के लिए 50 रुपीज है। ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट है। एक एक वीक पहले की अमेंडमेंट है, तो ये अमेंडमेंट भी आपको समझना जरूरी है। एसोसिएशन के लिए 5000 है। एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज के लिए भी 5000 है। हाउसिंग जो सोसाइटी फॉर लोक आवास योजना के लिए 50 है। तो ये रिवाइज रेट अभी उन्होंने दिए हुए, पहले स्टैंडर्ड रेट थे, अभी अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया क्वांटम ऑफ द मेंबर्स के हिसाब से। पहले हमारे पास, अभी तो ये बहुत टाइम से हुआ है कि पहले हम लोग 5 शेयर्स इशू करते थे, लेकिन अभी आपको 10 शेयर्स इशू करना है। 50 ईच, 50 ईच के 5 शेयर्स नहीं अभी करने, 10 शेयर करने। तो आपको सोसाइटी का एप्लीकेशन जब भी करना होगा तो आपको, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही नेम रिजर्वेशन लेते हैं तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने का परमिशन मिलता है। वो बैंक अकाउंट आप जब भी ओपन करोगे, वो बैंक अकाउंट में आपको शेयर कैपिटल डिपॉजिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मिनिमम 10 प्रमोटर मैंडेट होता है। तो जैसे ही आपके 10 प्रमोटर होते हैं तो 10 प्रमोटर के आपको शेयर कैपिटल, मतलब 500 रुपीज मिनिमम अपना शेयर कैपिटल है। और 100 रुपीज आपका मेंबरशिप फीस, एडमिशन फीस है। तो हर एक मेंबर के 600 तो 6000 रुपीज आपको वो शेयर कैपिटल आपके बैंक में डिपॉजिट करना है मिनिमम। तो 6000 आप डिपॉजिट करोगे, उसके बाद आपको बैंक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट देती है। और वो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि आपने आपका शेयर कैपिटल वहां पे डिपॉजिट किया है। ये जो शेयर कैपिटल है हाउसिंग सोसाइटीज के फ्लैट के लिए, अगर शॉप का रहेगा तो उसमें 20 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे, तो वो आपको वैसे रिवाइज करना पड़ेगा। और वैसे ही आपको वो बेस पे आपको शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करने होते हैं। जैसे ही आपको शेयर सर्टिफिकेट ये करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का भी मैं आपको लिस्ट समझाऊंगा। आपको जैसे ही सोसाइटी का फॉर्म करने का सोचते हो तो आपको ये नेम रिजर्वेशन, जैसे मैंने बोला, लेना है। फिर रजिस्ट्रेशन प्रपोजल सबमिट करना है। तो नेम रिजर्वेशन लेने के टाइम पे आपको आपके मेंबर से ही एक चीफ प्रमोटर डिसाइड करना होता है। अगर आपके डेवलपर कोऑपरेट करते हैं तो डेवलपर ही चीफ प्रमोटर जनरली बनते हैं। अगर डेवलपर नहीं कोऑपरेट करते या डेवलपर सिर्फ कंसेंट देने वाले होते तो अमंग फ्रॉम योर ऑल फ्लैट मेंबर आप कोई एक को चीफ प्रमोटर बोल सकते हो, बना सकते हो विद द वैलिड रिजोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। और वो आप चीफ प्रमोटर को ऑथोराइज कर सकते हो कि आप ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी वहां पर एप्लीकेशन करे, वहां पे फॉलोअप करे, या उनको ऑथोराइज आप करते हो। उसमें जैसे ही आपका चीफ प्रमोटर ऑथोराइज होता है तो आपको एक समझना जरूरी है कि आपको बायलॉज की भी 4 कॉपीज लेनी है। और बायलॉज आप सबसे, हम रिक्वेस्ट करते हैं सब ऑफिस बेरर को और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को, सबसे पहले आप बायलॉज भी पढ़िए। क्योंकि बायलॉज में बहुत सारे प्रोविजन और एक जनरल मैनेजमेंट लिखा होता है कि आपको कितनी मीटिंग लेनी है, जनरल बॉडी का ड्यू डेट क्या है, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसा करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है,
सब चीज आपको उसमें लिखित में आ रहता है, तो वो आप अगर देखते हो तो एक अच्छा आपको गाइडलाइन भी मिलता है। फिर आपको ये पूरा प्रपोजल होता है, ये रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी करता है और रजिस्ट्रार स्पॉट वेरिफिकेशन भी करता है। रजिस्ट्रार की ओर से कोई बंदा, यानी उनका ग्रेड 1 ऑफिसर हो या जिसके पास वो फाइल जाती है, वो कंसर्न ऑफिसर आपके सोसाइटी में आते हैं और आपके सोसाइटी में वो वेरीफाई करते हैं आपने जो फ्लैट लिखे हुए हैं, अप्रूव्ड प्लान के फ्लैट और एक्चुअल फ्लैट कितने हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है अरे हमारे बिल्डिंग की ओसी तो है ही नहीं, तो हमारे बिल्डिंग की सोसाइटी कैसे बनेगी। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, विदाउट ओसी भी आप सोसाइटी बना सकते हो, क्योंकि अभी उसमें भी हमारे बहुत सारे जजमेंट भी है और हमने खुद भी बनाए, विदाउट ओसी भी आप सोसाइटी ऑफिशियली बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत बार ऐसे समझा जाता है कि अभी हमारी अगर सोसाइटी फॉर्म हो गई तो डेवलपर्स का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है, डेवलपर फिर हाथ ऊपर करता है, डेवलपर हमको अभी कुछ भी कोऑपरेट नहीं करेगा, अभी डेवलपर के ऑब्लिगेशन खत्म होते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका डेवलपर का ऑब्लिगेशन जब तक उसके पूरे ऑब्लिगेशन, यानी जो भी उसने लिखित में दिया है, जो भी उसका उसका जिम्मेदारी है, वो जब तक खत्म नहीं होती है, आप सोसाइटी बनाइए या नहीं बनाए, वो उसको करना ही होता है। इवन आप सोसाइटी फॉर्म होने के बाद आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, कंज्यूमर केस में फाइलिंग कर सकते हो कंप्लेंट, या आप सिटी सिविल में जा सकते हो, जो भी है जैसा जुरिडिक्शन हो कंप्लेंट का, कोई सबसे आप डेफिनेटली यू कैन गो बिफोर द कंसर्न कोर्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी एंड इश्यूएंस ऑफ द कंडक्टिंग फर्स्ट, अभी कैसा होता है जैसे ही आपकी सोसाइटी बन जाती है कॉर्पोरेशन में या नॉन कॉर्पोरेशन में, तो आपको आपका सोसाइटी का सर्टिफिकेट, सोसाइटी के सर्टिफिकेट के बाद में आपको जो मिलता है, एक ऑर्डर मिलता है कि सोसाइटी फॉर्म होने के लिए जो ऑर्डर निकलती है अंडर सेक्शन 9, वो एक ऑर्डर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलता है जो है आपको फर्स्ट जनरल बॉडी लेने की परमिशन विद द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार। तो हमेशा डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या करता है कि आपको एक अथॉरिटी देता है रजिस्ट्रार को, उनके बंदे को, कि भाई आप ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में जाइए, उनकी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग का एजेंडा आप जस्ट कंक्लूड कीजिए और उसका रिपोर्ट आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार में देना है। फर्स्ट जनरल बॉडी लेने के लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार का जो भी बंदा आता है, जो भी ऑफिसर्स आते हैं, वो ऑफिसर्स आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं मीटिंग, उसमें 1 ईयर के लिए वर्किंग कमेटी बनाते हैं, जो उसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहती है। वो वैलिडिटी के बाद आपको प्रॉपरली इलेक्शन कंडक्ट करना होता है, वो इलेक्शन के बाद आपकी प्रॉपरली मैनेजिंग कमेटी बनती है जो 5 साल के लिए होती है। तो इनिशियली आपकी जो कमेटी होगी वो 1 साल के लिए होगी, और उसके बाद जो भी आपकी कमेटी होगी वो 5-5 साल के हिसाब से बनेगी, जो एज पर बायलॉज होगी या जो भी अमेंडमेंट आते रहेंगे वो हिसाब से आपसे बन के रहेगी। अभी इसमें और अभी मैं मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलूंगा कि जब भी आपको सोसाइटी फॉर्म करनी है तो आपको बायलॉज होने चाहिए आपके पास, जो इजीली अवेलेबल है, अपने फेडरेशन में भी मिलते हैं और हमारे आपके इजीली अवेलेबल होते हैं सोसाइटी के बायलॉज। उसमें कुछ स्पेशल बायलॉज नहीं बनते, वो स्टैंडर्ड बायलॉज है विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। आपको सबसे पहले फिर लिस्ट ऑफ मेंबर्स होनी चाहिए, वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स के हिसाब से उनके अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होगा तो अच्छा है, ऑक्यूपेशन नहीं होगा तो भी आप उसका सीसी पूरा लेके भी बिल्डिंग बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके प्रॉपर्टी का सीटीएस नंबर के हिसाब से आपका प्रॉपर्टी कार्ड, 7/12 उतारा, और जो भी है वो आपको लाइन रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, टाइटल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है और प्रिस्क्राइब उसके डिक्लेरेशन रहता है। अभी प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन अगर आप बोलोगे तो उसमें एक बेसिक जो रहता है फॉर्म ए रहता है, स्टेटमेंट सी रहता है। तो फॉर्म ए की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें आपको नेम ऑफ द सोसाइटी होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, सर्वे नंबर, सीटीएस नंबर, एरिया, आपका कितना स्क्वायर मीटर एरिया है, आपका लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, एड्रेस ऑफ द वेंडर, कॉस्ट ऑफ लैंड आती है, डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कितना कंज्यूम हुआ है, एफएसआई वो होता है, नंबर ऑफ फ्लैट्स टोटल होते हैं। ये हमेशा आपको स्टेटमेंट भी प्रॉपरली भरना होता है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट भी जो है वो आपके पास आपको सर्टिफाइड करके रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर सब मेंबर्स के नाम और सिग्नेचर्स भी रहते हैं, तो ये भी आपका वैलिड प्रूफ होता है मेंबरशिप का। आपको जब भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होकर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट बी रहता है, ये फॉर्म ए रहता है, ये आपको दिया जाता है। इसका मतलब आपको जो सर्टिफाइड मेंबर्स रहते हैं, जो मेंबर बोनाफाइड मेंबर है, वो मेंबर्स का लिस्ट में आपका उनका विद सिग्नेचर उनका सर्टिफिकेशन होता है। तो ये फॉर्म भी बहुत जरूरी रहता है। इसमें आपके कारपेट एरिया पूरा डिटेलिंग रहता है, कितना एरिया है, कितने फ्लैट्स है, फिर कारपेट एरिया ऑफ नॉन रेसिडेंशियल फ्लैट, रेसिडेंशियल फ्लैट,
कमर्शियल प्रीमाइसेस, टोटल कंज्यूम कारपेट एरिया, फिर डिटेल्स ऑफ फाइनेंस अगर लिया होगा तो वो भी आता है, और आपको सर्टिफिकेशन बाय दी चीफ प्रमोटर होता है। उसके बाद आपके सोसाइटी का प्रॉपर नाम, सोसाइटी का रजिस्टर्ड एड्रेस, लाइबिलिटीज विथ लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी, प्रिलिमिनरी आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो एक आपको शीट भी बनानी होती है, वो सब चीज होते हैं। फिर आप कौन से लैंग्वेज में बुक्स रखने वाले उसका एक जनरल डिक्लेरेशन होता है। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट रहता है, एक स्कीम होती है कि हम लोग सोसाइटी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे, वो एक होता है। और वो हिसाब से आपको सोसाइटी का जनरल प्रिस्क्राइब फॉर्म होते हैं, वो आपको सिंपली भरने होते हैं और सबका साइन देना होता है। इसमें बेसिक जो क्राइटेरिया होता है कि आपको 51% टोटल प्रमोटर्स आपको चाहिए। अगर आपके बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल 50 फ्लैट्स है, तो एटलीस्ट 26 फ्लैट ओनर शुड कम टुगेदर, या 26 फ्लैट मेंबर्स आपके साथ होने चाहिए, तो आप वो एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आपका हर एक मेंबर का अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, या इंडेक्स टू होना उसमें जरूरी होता है। फिर आपका सोसाइटी का बिल्डिंग प्लान होना जरूरी है, सोसाइटी का सैंक्शन प्लान होना जरूरी है, अगर लेआउट प्लान है तो लेआउट प्लान होना जरूरी है। फिर प्रमोटर्स गारंटी फॉर्म एक्स होता है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो भी आपको प्रमोटर से लेना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो वो नॉन कॉपरेशन में जाता है। अगर आपको डेवलपर देता है तो आपको नो प्रॉब्लम, आप कॉपरेशन में कर सकते हो। नहीं देता है तो आपको नॉन कॉपरेशन में वो फाइलिंग करना पड़ता होता है। और जो आप प्रॉपर्टी कार्ड 712 एक्सट्रैक्ट जो भी देते हो, तो वो चीज आपको प्रॉपरली लेटेस्ट होनी चाहिए। आप ओल्ड, अगर हम लोग 2026 में सोसाइटी बना रहे तो हम लोग 1980 का 70 का नहीं दे सकते। आपको रिसेंट लेटेस्ट 3/3 मंथ्स का ही प्रॉपर्टी कार्ड 712 एक्सट्रैक्ट देना होता है। और इम्पोर्टेंट है जो रजिस्ट्रेशन फीस है, अभी जो क्राइटेरिया अभी जो 8 दिन पहले बदला है 2018 जून को, वो हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब फीस भरनी होती है। और वो सब डॉक्यूमेंट आपको लेके एक प्रपोजल आपको प्रॉपरली बना के सोसाइटी के डेप्यूटी सर के पास देना होता है। अभी ये बेसिक सोसाइटी का है, आपको मैंने फॉर्मेशन बताया, रिक्वायरमेंट बताई, ज्यूरिडिक्शन बताया, डेप्यूटी सर डीडीआर का क्या होता है, कॉपरेशन में नॉन कॉपरेशन कैसे बना सकते हैं। अभी मैं 10 मिनट लूंगा जहां पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कंडोमिनियम से आपको सोसाइटी बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज भी बहुत सारे कंसल्टेंट एडवोकेट से बोलते कंडोमिनियम का सोसाइटी नहीं बनती है। तो अभी हमने खुद बनाई हुई है, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। तो हमको मालूम है कैसे ये बनानी है, तो मैं उसका ब्रीफ करूंगा। पहले आपको समझना है कंडोमिनियम मतलब क्या है। कंडोमिनियम का मतलब यह है कि आपको जैसे ही हाउसिंग सोसाइटी बनती है, वैसे ही देर इज अ वन मोर प्रोविजन कि महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में जो होती है, महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट, ये जो एक्ट है जो 1970 का है, उसमें आपको कंडोमिनियम बनती है। और वो कंडोमिनियम बनाने के लिए आपको कोई भी कंसेंट उनका प्रमोटर्स का नहीं होता। आपको मालूम होगा कंडोमिनियम जनरली कैसे बनते हैं कि डेवलपर ही बनाते हैं, और डेवलपर उसको रजिस्टर्ड वन साइड डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कंडोमिनियम का, और बोलते हैं XYZ कंडोमिनियम। तो हम लोग ये समझते हैं चलो अभी हमारा कंडोमिनियम हो गया। अभी जैसे ही कंडोमिनियम होता है तो वहां पर सोसाइटी नहीं बन सकती। देर इज अ प्रोविजन कि एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हुए या एक प्लेटफॉर्म होते हुए आप दूसरा रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं कर सकते हो। या फिर वहां पे कंडोमिनियम हो, या फिर वहां पे सोसाइटी हो, कंपनी हो, तो आप सोसाइटी नहीं बना सकते हो। तो आपको कंडोमिनियम की सोसाइटी बनाने के लिए ऑप्शन ये है कि ये अभी पॉसिबल अभी हुआ है कि 2018 में जीआर आया है। जो 2018 में जीआर आया, वो जीआर के मुताबिक आपको सेक्शन 3 में उसके ये हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 3 में ऐसा लिखा हुआ है कि सब मेंबर पहले लिखे थे, उसके बदले में अभी मेजोरिटी मेंबर्स मतलब 51% ऑफ द टोटल यूनिट्स ऑफ द कंडोमिनियम। मतलब आपके कंडोमिनियम फॉर एग्जांपल 20 मेंबर की है, तो आपके पास अगर 10 मेंबर से ज्यादा 11-12 मेंबर है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द रिमूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक बना सकते हो, जिससे आप कंडोमिनियम कैंसलेशन कर सकते हो, और उसके बाद आप रजिस्टर्ड सोसाइटी बना सकते हो। दूसरा अमेंडमेंट उसमें यह है कि सेक्शन 14 में a property may be removed from the condominium of the provision of महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट के हिसाब से आप मेजोरिटी अपार्टमेंट ओनर एक साथ आके वो कंडोमिनियम आप कैंसिल कर सकते हो। यू कैन रिमूव फ्रॉम दैट प्रोविजन, महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट एक्ट से वो निकाल सकते हो। और वो जो डॉक्यूमेंट होता है, आपको एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करना होता है, वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970। ये आपको सब
मेंबर्स को यानी मेजोरिटी मेंबर्स को, अगर 20 मेंबर है जैसे मैंने कहा, तो 11 मेंबर्स आप उसमें वो साइन करके एक्नॉलेज करके रजिस्टर्ड कर सकते हो। वो होने के बाद आप जो मैंने प्रपोजल बेसिक बोला है, आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के तहत जो डालना है प्रपोजल, तो उसमें सब फिर नॉर्मल प्रोसेस होता है। आपको पहले नेम रिजर्वेशन लेना है, नेम रिजर्वेशन लेने के बाद आपको बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट खोल के आपको वो सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ प्रपोजल रजिस्टर में देना है, और डेप्यूटी सर इटसेल्फ विल इशू द सर्टिफिकेट फॉर रजिस्टर्ड सोसाइटी। अभी ये सोसाइटी में हमने किया हुआ है, उसमें मैं ऑनेस्टली बोलूंगा इजी प्रोसीजर है। सिर्फ आपको वो प्रोविजन है 7/7/2018 का, उसमें नोटिफिकेशन आया है 7 जुलाई 2018। इसमें ये अमेंडमेंट हुआ है इन द महाराष्ट्र अपार्टमेंट ऑफ ओनरशिप एक्ट में हुए है। तो ये प्रोविजन आपको जीआर हम लोग अवेलेबल करा देंगे। वो जीआर के बेस पे वो अमेंडमेंट के हिसाब से आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी कैंसलेशन ऑफ कंडोमिनियम। और कंडोमिनियम कैंसिल करने के लिए पहले सब मेंबर्स का कंसेंट जरूरी था। अभी आपको मेजोरिटी मेंबर मतलब उसके लिए कंडोमिनियम कैंसिल करना अभी बहुत ही आसान हुआ है, एंड यू कैन डेफिनेटली कैंसिल द कंडोमिनियम with the majority members of the society, and thereafter after registering the instrument to remove property from the provision of Maharashtra Apartment Ownership Act, आप वहां पे महाराष्ट्र प्रॉपर्टी सोसाइटी एक्ट के अंडर सोसाइटी बना सकते हो। सुरेश गड्डी करके उनका एक मैसेज आया हुआ है कि बिल्डर डन इनकम्प्लीट बिल्डिंग स्टॉप्ड एट 10th फ्लोर which was 21 storage building. We are staying building from last 8 years. We are asking builder to part of it, but doing anything for completing with our society name Raj Residence in Goregaon West. Please sir, can you share contact number please? सर देखिए, अगर आपका सोसाइटी वहां पे बनी है और आपकी सोसाइटी वहां पे एग्जिस्ट है, तो आप ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी उसके ऊपर डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर दी रिलीफ बिफोर दी एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी आपका क्या फैक्चुअल पोजीशन है, वहां पे क्यों बन नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का जैसे दहीसर बोरली में थोड़े इश्यूज है, पार्ला में इश्यूज है, सांता क्रूज में इश्यूज है, वैसे रहेगा तो अलग फैक्टर रहेगा, या उसके फिनेंस के हिसाब से रहेगा, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द डेवलपर। तो आपको मुझे पहले फैक्ट समझना पड़ेगा वो कैसे कर सकते हैं। आई विल शेयर माई नंबर। सर प्लीज शेयर लेटेस्ट अमेंडमेंट नोटिफिकेशन एज यू डिस्कस हियर। आपको बताएंगे संतोष जी, ये कौन सा आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट मिलना है, वो मुझे आप बताएंगे जरा। सर आता तुम्ही म्हणाले ना की म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला 2018 आलेले हा, आहेत notification, दोन ते हजार अठराचं मी notification. तुमच्याशी शेअर करतो। दोन हजार येस. अठरा जुलै 2018चं हो लेटेस्ट अमेंडमेंट आहे। हो. त्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअरली नोटिफाय करून दिलेलं आहे 7 जुलै 2018। ह्याच्यामध्ये येस. सेक्शन 3 आणि सेक्शन 14 हो. ह्याच्यामध्ये मेजर अमेंडमेंट झालेली आहे। फक्त 2 पानांची जी हे आहे चालेल सेक्शन, चालेल. तुम्हाला ही झालं ना कॉफी आमच्या फेडरेशन कडून मिळेल। तुम्हाला याची येस सर. कॉपी मिळाली जाईल, काय मोठी गोष्ट नाही आहे, आपल्याला मिळू शकते, किंवा मी माझा नंबर पण देतो ऑफिसचा, तिकडून पण तुम्ही येस. व्हॉट्सअप करून घेऊ शकता। मी माझा नंबर पण शेअर करतोय, तर यू कॅन डेफिनेटली टेक दॅट थिंग, नो प्रॉब्लेम। धन्यवाद धन्यवाद. मी नंबर सुद्धा शेअर केलाय, आपण घेऊ शकता। काय असेल माझ्या ऑफिस, माझं नाव ऍडव्होकेट अजित मांजरेकर आहे। आमची वेबसाईट पण आहे, आणि आमचं तुम्हाला ऑनलाईन पण हे मिळू शकतं ऍडवाइस। फक्त तुम्हाला एकदा अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल आणि करू शकता। अजून कोणाचे काही क्वेश्चन्स आहेत ह्याच्या संबंधी? फॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी आपला आजचा जो विषय आहे तो फॉर्मेशन ऑफ द सोसायटी आणि कंडोमिनियम टू सोसायटी। जर काही आपले क्वेश्चन असतील तर यू कॅन आस्क। कंडोमिनियम टू सोसायटी हा जनरली असा विषय असतो की कंडोमिनियम मेजर मधले काय असतं की जनरली कंडोमिनियम जे आहे हे एक जनरली प्रमोटर किंवा डेव्हलपर काय करतो, ते कंडोमिनियम बनवतो आणि त्याच्यामध्ये सोसायटीच्या ऐवजी कंडोमिनियम रजिस्टर्ड करतो। कंडोमिनियम जनरली डेव्हलपर रजिस्टर्ड करता है, डेव्हलपर रजिस्टर्ड करतो, आणि डेव्हलपरचा त्याच्यामध्ये थोडा वेस्टेड इंटरेस्ट असतो की त्याच्यामुळे तुमच्या कंडोमिनियमला कन्व्हेन्स मिळत नाही, रिडेव्हलपमेंटचे राईट्स तुमचे प्रोटेक्ट होत नाही ऍज अ ओनर ऑफ द फ्लॅट, आणि त्यामुळे बरेचसे इनकन्व्हिनियन्स होतो मेंबर्ससाठी। त्यामुळे आम्ही ऑलवेज सांगतो की जर तुमच्याकडे मेजॉरिटी असेल तर यू कॅन डेफिनेटली रिमूव्ह युअर प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंडोमिनियम अँड यू कॅन फ्रॉम द हाऊसिंग सोसायटी। कंडोमिनियमचे राईट्स ऑफ द फ्लॅट ओनर्स आर व्हेरी रेस्ट्रिक्टेड। आता बऱ्याच अशा पण गोष्टी चालल्या, आणि मागे पण आपलं डिस्कशन झालं होतं सहकार मंत्र्यांबरोबर, तिथे प्रभू साहेब सुद्धा इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं। त्यांचं असं म्हणणं होतं की कंडोमिनियमला सुद्धा डेप्युटी रजिस्टरच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये घ्या, त्या संबंधी पण पॉझिटिव्हली विचार केला गेला होता आणि करतायत, पण त्याचे अजूनही रूल्स कुठलेही फ्रेम झालेले नाहीयेत, आणि आजही कंडोमिनियमचे कुठलंही
रजिस्ट्रारकडे मॅटर चालत नाहीये. त्यामुळे कुठल्याही ठिकाणी कंडोमिनियमचं ज्युरिडिक्शन कुठेच नसतं. त्याचं कॉम्पिटंट कोर्ट म्हणजे सिव्हिल कोर्टला तुम्ही जाऊ शकता किंवा अदर ऑथॉरिटीज असणार. बट यू कॅनॉट गो बिफोर द डेप्युटी रजिस्ट्रार. आजही तुम्हाला डेप्युटी रजिस्ट्रारकडे कंडोमिनियमचे मॅटर्स चालत नाहीयेत. त्याच्यामुळे कंडोमिनियम हा थोडासा डायसी होतं टू राईट्स ऑफ द फ्लॅट ओनर्स. त्यामुळे कंडोमिनियमचे ज्या मेंबर्सना किंवा फ्लॅट ओनर्सना जर सोसायटी बनवायची असेल तर आता गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. कारण का तुम्हाला त्याच्यामधून कंडोमिनियम मधून पूर्ण रिलीफ मिळून तुम्ही जाऊ शकता हाऊसिंग सोसायटीमध्ये. आणि जेव्हा एकदा हाऊसिंग सोसायट्या जर तुमच्या बनल्या तर हाऊसिंग सोसायट्या मध्ये तुम्हाला तुमचे पूर्ण राईट्स मिळू शकतात. त्यामुळे अशी गोष्ट नाही की आपली कंडोमिनियम आपण कॅन्सलच करू शकत नाही किंवा त्याच्यासाठी परत कोर्ट केस करावी लागते का किंवा त्याच्यासाठी आम्हाला परत सिटी सिव्हिल कोर्टात जावं लागेल का, कोर्टाची ऑर्डर लागेल का, तर असं काही नाही आहे. यू कॅन डेफिनेटली गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी आफ्टर रिमुव्हिंग युअर कंडोमिनियम फ्रॉम दी हाऊसिंग कंडोमिनियम बाय फायलिंग अ रिमुव्हल इन्स्ट्रुमेंट जे असतं ते एक डिक्लरेशन असतं. ते तुम्हाला बनवायचं असतं. ते झाल्यानंतर तुम्ही करू शकता. तर तुम्ही गुगलमध्ये क्वेश्चन आलाय परत मिस्टर सुरेश गाडीचा, मिस्टर सुरेशचा. तुम्हाला गुगलवरती माझं नाव अजित मांजरेकर टाकलं तर तुम्हाला माझे पूर्ण कोऑर्डिनेट मिळतील. तुम्ही कम्युनिकेट करू शकता ऑफिसला. माझ्या ऑफिसमधून तुम्हाला निश्चितच वेळ मिळेल. माझं एक ऑफिस दहिसरला आहे आणि एक ऑफिस अंधेरीला आहे. तर तुम्ही कुठेही कनेक्ट करू शकता. आणि मी परत एकदा अपील करतो की सर्वांनी आपल्या मुंबई उपनगर जिल्हा हाऊसिंग सोसायटीज आपल्या असोसिएशनचे मेंबर व्हा की जेणेकरून आम्हाला दर शुक्रवारी ही जी सेमिनार वेबिनार ठेवतो त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त पार्टिसिपेंट येतील, सोसायट्या येतील आणि आपल्या सर्वांना आपल्या नॉलेजमध्ये एक ऍड ऑन होईल. आणि याचे पूर्ण इनिशिएटिव्ह जे रमेश प्रभू सर घेत आहेत आणि त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो की या अशा वेबिनार अरेंज करून ते जनरल नॉलेज मेंबर्स आणि सर्व आमच्या इतर फ्रॅटर्निटीज वाढवतात. माझं नाव आणि नंबर दिलेला आहे. नंबर पण दिलेला आहे मेसेज बॉक्समध्ये. यू कॅन टेक द नंबर अँड यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी इफ यू रिक्वायर. आपल्या फेडरेशनचा पण तुमच्याकडे नंबर असेलच. तुम्ही फेडरेशनला पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. आपल्याला पूर्ण सहकार्य केलं जाईल फेडरेशन. थँक्यू व्हेरी मच. बाय.